हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ऑल एग्जाम PYQ। सो कैसे हैं दोस्तों आप सब। आप सबको पता है कि आपका जो फॉर्म है वो रीओपन किया गया है। 19 तक डेट थी, तो कहीं ना कहीं फॉर्म रीओपन करने का ये कहीं ना कहीं आपको संकेत दिया जा रहा है कि आपके एग्ज़ाम अब बहुत जल्द होंगे। तो कहीं ना कहीं हमें नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम डेट देखने को मिलेगा। लेकिन अभी भी आप एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार ना करें। फिर एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार करने वाले हमेशा इंतज़ार करते रह जाते हैं और मेहनत करने वाले लेके चले जाते हैं। तो आप इंतज़ार ना करिए, आप क्लासेस में लग जाइए। और हम भी बिना बस मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने शुरू किया था, तो हमने प्रोनाउन किया था। प्रोनाउन का हमने प्रोनाउन के 10 टाइप थे, हमने 10 काइंड देख लिए हैं। साथ ही में हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स भी पढ़ रहे थे कि कहाँ आप प्रोनाउन में गलतियाँ ना करो। तो उससे संबंधित कुछ रूल्स रह गए थे, तो आइए आज हम उन्हें करते हैं। तो रूल नंबर 8 तक हमने कर लिया था, रूल नंबर 9 हम देखने वाले हैं। रूल नंबर 9 है आपका रिलेटिव प्रोनाउन के संबंध में कुछ कह रहा है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं who, which, whom और that, कौन कौन से होते हैं? who, which, whom और that। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? who, which, whom, whose और that, ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन है। इनका प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों प्रकार से आप कर सकते हो। किस प्रकार से? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है। प्रोनाउन वाक्य के दो भागों क्लॉज को जोड़ने का भी कार्य करता है। किसका किसका? दो भागों को भी जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है। जैसे कि द पेंसिल दैट इज ऑन द टेबल इज माइन। ठीक है। द पेन विच आई बॉट इज गुड। देख सकते हैं आप सब, एक क्लॉज ये है और दूसरा ये है और आई इन्हें जोड़ा है, तो कहीं ना कहीं प्रोनाउन दो क्लॉजेस को जोड़ने का भी कार्य करता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हु तथा हुम का प्रयोग प्राणीवाचक संज्ञा के लिए। किसके लिए हु तथा हुम का प्रयोग? प्राणीवाचक संज्ञा के लिए। विच का प्रयोग निर्जीव के लिए और दैट का प्रयोग दोनों के लिए। किसका किसका? फिर से आइए समझते हैं। हु और हुम का प्रयोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए यानी कि प्राणीवाचक संज्ञा के लिए, तथा विच का प्रयोग किसके लिए? निर्जीव चीजों के लिए। और दैट का प्रयोग आप सजीव निर्जीव किसी के भी साथ करते हो। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप किसके साथ करना चाहते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं। और हुज का प्रयोग संबंध दिखाने के लिए करते हो आप प्राणीवाचक संज्ञा के संबंध में। रूल नंबर 10 है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है कौन कौन सा? हु, हुम, हुज, विच। इनसे आप क्या करते हो? आप प्रश्न भी पूछते हो। ये एक सेकेंड दोस्तों। हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, ये सारे क्या हैं? आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अब क्या कह रहा है कि व्हाट का प्रयोग किसी प्रोनाउन का पेशा या व्यवसाय जानने के लिए किया जाता है। किस लिए व्हाट का प्रयोग किया जाता है? पेशा या व्यवसाय। जैसे मैं बोलूं व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिता क्या है, तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि आपके पिता क्या कार्य करते हैं, क्या काम करते हैं आपके पापा। आपके पापा किसी सर्विस में है, आपके पापा बिजनेस करते हैं, तो मैं आपके पापा का पेशा जानना चाहती हूँ या उनका व्यवसाय जानना चाहती हूँ। ठीक है। उसी तरह से आपका एग्जाम्पल भी यहाँ दिया हुआ है। अच्छा, अब विच का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के चुनाव के संबंध में किया जाता है। किसके चुनाव के संबंध में किया जाता है? निर्जीव वस्तुओं के। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, विच इज योर बुक। अब सपोज करिए टेबल पे बहुत सारी बुक पड़ी है और मैं आपसे पूछ रही हूँ विच इज योर बुक, इनमें से तुम्हारी बुक कौन सी है। तो कहीं ना कहीं बुक क्या है? आपका निर्जीव है, उसमें जान नहीं होती है। तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि इन सारे पुस्तकों में से आपकी पुस्तक है, आपकी बुक कौन सी है, चुनाव करके चुन के चूज करके मुझे बता। तो विच का प्रयोग क्यों करते हैं दोस्तों? हम चुनाव करने के संबंध में। किसका चुनाव? निर्जीव वस्तुओं का। एक और एग्जांपल देखेंगे, विच वन ऑफ द रूम डू यू लाइक, तुम इनमें से कौन से कमरे को पसंद करते हो। तो कमरा भी क्या है? निर्जीव है। और मैं आपसे कई सारे कमरों के बीच में से एक पसंद किया हुआ आपका कमरा पूछ रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं आपसे चुनाव की ही बात कर रही हूँ। तो विच का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के चुनाव के लिए करते हैं, याद रखना है हमें। अब देखिए इसी में और भी कुछ है। रूल नंबर 10 में भी बहुत सारे नियम हैं। और देख सकते हैं दोस्तों कि हमने जो आपका जितने भी आपके पीपीटी जो भी बनवाई हैं, जो भी हम आपको पीडीएफ देते हैं, जो भी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करते हैं, सब कुछ बाइलिंगुअल है, ताकि जो बच्चे बहुत टाइम से भी इंग्लिश छोड़े हुए हैं उनके भी सर के ऊपर से ना निकले। चाहूँ तो मैं भी आऊँ इंग्लिश में पढ़ा के बोल के चली जाऊँ, आपके ओवरफ्लो हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं, हमारा ये पर्पस कभी नहीं रहा। हमारा पर्पस रहा है ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन, और आपको समझ में आना चाहिए। साथ ही आप इंग्लिश में कॉन्फिडेंट फील करो जिस तरह से आप हिंदी में करते हो।
तो मेरा पर्पस ये है, कभी भी मतलब वो वही है ना जो ओवरफ्लो कराने वाला मेरा पर्पस कभी नहीं है। दैट्स वाई हम आपको दोनों ही लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। अब रूल नंबर सी क्या कह रहा है कि हु, हुम, हुज का प्रयोग सजीव संज्ञाओं के लिए किया जाता है। किसके किस लिए? हु, हुम और हुज का प्रयोग सजीव संज्ञाओं के लिए किया जाता है। अंतर यह है कि हु का प्रयोग हम किस में करते हैं? नॉमिनेटिव केस में करते हैं, ठीक है, नॉमिनेटिव केस में। हुम का प्रयोग आप करते हो ऑब्जेक्टिव केस में। ध्यान देंगे दोस्तों, हु का प्रयोग नॉमिनेटिव में, हुम का ऑब्जेक्टिव में और हुज का पॉसेसिव में करते हैं। हु इज ही, वह कौन है। तो अब हु का प्रयोग हमने कैसे किया है? एज अ नॉमिनेटिव किया है, इसलिए हमने यहाँ पे नॉमिनेटिव प्रोनाउन ही भी लगाया हुआ है। हुज बुक इज दिस, ठीक है। हुम हैव यू इनवाइटेड, तुमने किसको इनवाइट किया है, ठीक है। अब देखते हैं इसी का एक उप नियम है, एक सब रूल है, रूल नंबर डी। क्या कह रहा है? विच और व्हाट से क्रिया के संबंध में किए जाने वाले प्रश्न अंत में प्रीपोजिशन लगाता है। अब देखिए, अगर आप विच या व्हाट से कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं और वो क्वेश्चन आपके वर्ब से रिलेटेड है, तो उस सेंटेंस के एंड में आपका प्रीपोजिशन लगेगा, ठीक है। जैसे कि देखिए, व्हाट आर यू लुकिंग एट, तुम क्या देख रहे हो, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन किससे किया है? क्वेश्चन टैग हमारा क्या है? व्हाट है। इसकी जगह विच भी रहता तो भी अब देखिए वर्ड के एंड में हमने क्या लगाया है? एट लगाया है, एटी एट लगाया, और ये क्या होता है? प्रीपोजिशन, ठीक है। यानी कि क्या है रूल आपका कि अगर आप विच और व्हाट से क्रिया के संबंध में प्रश्न पूछोगे तो आप वर्ड के अंत में क्या लगाओगे? प्रीपोजिशन लगाओगे, यानी कि एट यहाँ पे है। सो रूल नंबर 11 क्या कह रहा है कि शुद्ध व्याकरण की दृष्टि से वर्ब टू बी में क्या क्या आते हैं आपके? इज, एम, आर, वॉज, वर। इज, एम, आर, वॉज, वर आदि के बाद, इज, एम, आर, वॉज, वर आदि के बाद आने वाला प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में रहता है, ठीक है। इज, एम, आर जो भी जितने भी वर्ब टू बी होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, इन सब के बाद आने वाला जो प्रोनाउन होता है हमेशा आपका किस में रहेगा? नॉमिनेटिव केस में, यानी कि ही, शी, इट, दे, इन सब का ही इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि दिस इज सी, दिस इज ही, इट इज ही, तो आप सब देख सकते हैं कि वर्ब टू बी के बाद, वर्ब टू बी आपका क्या है? इज है। तो इन सब के बाद हमने क्या लिया है? इज और सी, जो कि दोनों ही क्या है आपके? नॉमिनेटिव केस, ठीक है। अब यहाँ पर इट इज हिम या दिस इज हर लिखना व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध होगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या कह रहा है यहाँ पे? कुछ नोट कह रहा है, जब वाक्य में हु, विच के साथ दो क्लॉज जोड़े जाएं तो प्रोनाउन सदैव नॉमिनेटिव केस में रहता है। क्या कह रहा है कि अगर जब वाक्य में हु, विच के साथ आप दो क्लॉज को किसके साथ जोड़ोगे? हु और विच के साथ, तो आपका जो प्रोनाउन है किसमें रहेगा? हमेशा नॉमिनेटिव केस में रहेगा। अब आ जाते हैं हम रूल नंबर 12 पे। इट एंड दिस से रिलेटेड नियम है। इट एंड दिस से रिलेटेड क्या नियम है कि वाक्य के समय, वाक्य में अगर किसमें समय, टाइम से कोई क्वेश्चन हो, डिस्टेंस, दूरी, ऋतु, मौसम, प्राकृतिक घटना, इन सब का अगर आपको बोध कराना है तो आप सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करो, ठीक है। जैसे कि इट इज रेनिंग, ठीक है, हमने वर्षा यानी कि ऋतु की बात की है, तो हमने एज अ सब्जेक्ट क्या लिया है? इट लिया है। इट इज 8 o'clock, यहाँ पे हम टाइम की बात कर रहे हैं, यानी कि समय की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट के रूप में क्या लिया हुआ है? इट लिया हुआ है। इट इज इवनिंग, इट इज कोल्ड, ये सारे के सारे आप में, सारे के सारे सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट के रूप में इट लिया हुआ है। तो अगर डिस्टेंस, मौसम, समय या प्राकृतिक घटनाओं की अगर मैं आपसे बात करूँ या बोध कराया जाए उनका, तो हम सब्जेक्ट के रूप में क्या लेते हैं? इट लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि इन्फिनेटिव जिरेंट क्लॉज के रूप में भी इट का प्रयोग होता है, इन्फिनेटिव और जिरेंट क्लॉज में भी। तो अब क्या है दोस्तों कि वो थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट आ गया था। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि यहाँ देखिए, हम सी देख रहे हैं, क्या कह रहा है? वाक्य में कथन पर जोर देने के लिए, अगर वाक्य में आपको कथन पे जोर देना है, बल दिखाना है, तब भी हम किसका प्रयोग करेंगे? इट का। जैसे मैं आपसे कहूँ इट इज मी या इट इज आई हु हेल्प यू, वो मैं ही था जिसने की तुम्हारी मदद की, जब तुम्हारे ऊपर तुम्हारी विपरीत परिस्थितियां चल रही थी, तुम्हारे जो सर्कमस्टांसेस थे वो सही नहीं थे, तो उस समय कौन था? वो मैं ही था जिसने की तुम्हारी मदद की। तो कहीं ना कहीं मैं इस बात पे जोर डाल रही हूँ कि जिसने तुम्हारी मदद की वो मैं थी। तो इस पे जोर डालने के लिए मैंने किसका प्रयोग किया? इट का प्रयोग किया। इट इज
आई हु हेल्प यू, वो मैं ही थी जिसने की तुम्हारी मदद की। तो अगर कथन पे जोर देना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, इट का। ठीक, किसी व्यक्ति या वस्तु, नाम, पहचान, सामीप्यता यानी कि नियरनेस, कोई चीज आपसे कितनी पास है, कितनी दूर है, उसके लिए आप किसका प्रयोग करते हो, दिस का। अगर देखिए दोस्तों, अगर आपसे चीजें पास, वस्तु आपसे पास में है तो आप बोलोगे दिस इज पेन, अगर दूर है तो आप दैट इज पेन बोलोगे। इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, मैं उम्मीद करती हूँ आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो रिमाइंड तो मैं करा ही चुकी हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, रूल नंबर 13, रूल नंबर 13 क्या कह रहा है, प्रोनाउन एंड दियर पर्सन, प्रोनाउन और उनके पर्सन के बारे में मैं बताती हूँ क्या रूल है, हमें ये नहीं देखना है, मैं आपको सीधे सीधे बताती हूँ। अगर सपोज करिए हम 3 दोस्त हैं, मैं, पर्सन कितने होते हैं, 3 होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट में मैं, सेकंड आप, मैं जिससे बात कर रही हूँ, थर्ड हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं। अब मेरे पास चॉकलेट है, मेरे और आपके पास, तो मैं क्या कहूंगी, पहले तुम ले लो, फिर सोहन ले लेगा। सपोज करते हैं थर्ड पर्सन सोहन होगा, तो मैं बोलूंगी पहले आप ले लो, पहले तुम ले लो, फिर सोहन ले लेगा, फिर जो बचेगा मैं ले लूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जब भी कोई अच्छी वाइब आए, जब भी कोई गुड सेंस में बात हो, अच्छी सेंस में बात की जाए, तो वहां पे आपका जो सीक्वेंस होगा क्या होगा, सेकेंड थर्ड देन वन। अब सपोज करिए आपने कोई गलती कर दी, आपने क्या किया, आपने क्लास बंक कर दिया, है ना, आज आपने मेरा ही क्लास बंक कर दिया, तो आप क्या बोलोगे तब आप बोलोगे मैंने, तुमने और सोहन ने, हम तीनों ने मिलकर आज अदिति मैम की क्लास को बंक किया है। तो जब भी कोई बैड सेंस होगा, बैड सेंस ना गाइस, क्लास बंक करना बैड सेंस होता है, गोला देना भी गलत बात होती है, क्लासेस डेली करनी चाहिए। तो बैड सेंस में हम क्या रखेंगे, सेकंड पर्सन की हम रखेंगे फर्स्ट सेकंड देन थर्ड। क्लियर, यही बात आपको यहाँ पे लिखी हुई है जो कि मैंने आपको समझाई। हम बी देखेंगे क्योंकि ए मैंने आपको समझा दिया है। अच्छा, क्या कह रहा है कि यदि, देखिए यहाँ पे हम ध्यान देंगे, क्या कह रहा है कि यू ही एंड आई ट्राइंग अवर बेस्ट। उपयुक्त वाक्य में 3 पर्सन यू ही एंड आई है, हाँ ये दिख पा रहा है हमें, तीनों ही है, के लिए कॉमन प्रोनाउन अवर का प्रयोग करेंगे। जो अगर जब तीनों ही पर्सन रहेंगे तो हम कौन सा प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, अवर का प्रयोग करेंगे। और अगर वाक्य में सेकंड और थर्ड रहें तब आप किसका प्रयोग करोगे, तब हम सेकंड प्लूरल, सेकंड पर्सन प्लूरल का प्रयोग करोगे, जो कि है आपका योर्स। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों रहेंगे तो फर्स्ट प्रोनाउन का यूज करोगे आप, और अगर सेकंड थर्ड रहेंगे तो सेकंड का। ओके, सो रूल नंबर 14 क्या कह रहा है, प्रोनाउन एंड दियर पोजीशन, प्रोनाउन एंड दियर पोजीशन, फिर से वही बात है जो मैंने आपको बताई, सेम टू सेम आप देख सकते हैं। जब वाक्य में तीनों ही पर्सन हो के प्रोनाउन का प्रयोग किया जाए तो गुड सेंस में 2 3 1 रहेगा, और जब गुड सेंस ना हो तो 1 2 3 रहेगा। ठीक है, ओके। अब क्या कह रहा है रूल नंबर 15 कि प्रोनाउन एंड दियर केस, प्रोनाउन और उनके केस। वाक्य में प्रोनाउन यदि सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है तो इसे नॉमिनेटिव केस में रहना चाहिए। सब्जेक्ट है तो नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्ट है दोस्तों तो ऑब्जेक्टिव, और तथा अगर पोजेसिव है यानी कि जब आप अपना अधिकार देखे हो, इट इज माइन, योर, ये सारे क्या है आपके, अवर, ये सारे आपके पॉजिटिव है यानी कि आपका किसी चीज पे अधिकार दिखाते हैं। तो अगर अधिकार की का बोध होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। क्या क्या है, अगर प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में रहेगा तो हम नॉमिनेटिव केस के रूप में रहेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्टिव केस रहेगा, और अगर अधिकार की बात की जाएगी तो पॉजिटिव केस रहेगा। ठीक है, जैसे कि इट इज बिटवीन हिम एंड आई, यहाँ बिटवीन का यहाँ बिटवीन प्रीपोजिशन साथ प्रोनाउन सदैव ऑब्जेक्टिव केस में रहता है। ठीक है, अच्छा अब क्या कह रहा है कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब के साथ भी प्रोनाउन सदैव ऑब्जेक्टिव केस में रहता है, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ भी किस में रहता है, ऑब्जेक्टिव केस में रहता है, साथ ही जब प्रीपोजिशन रहेगा तब भी आपको ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। अब यहाँ पे इट इज बिटवीन हिम एंड आई जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, इसकी जगह पे इट इज बिटवीन हिम एंड मी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका यहाँ पे हमारा गाइस प्रोनाउन खत्म हो जाता है। तो अब आप मुझे बताइएगा दोस्तों कि अब हम क्या करें, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही कंटिन्यू रखें या फिर हम दूसरा कोई टॉपिक पढ़ें, ये बात आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो क्लास में आप दोस्तों रेगुलर बने रहिए क्योंकि मैं रेगुलर ला रही हूँ। देखिए मुझे क्या ज़रूरत पड़ी आने की गाइस, ऑफलाइन भी मुझे क्लासेस लेनी होती है, फिर अभी मेरा दिल्ली पुलिस का भी क्लास है, देन मुझे पेट का भी पढ़ाना है, फिर भी मैं यहाँ आपके लिए
आती हैं और आप में ही सबसे ज़्यादा कम बच्चे आते हैं, पर फिर भी मैं आती हूँ क्योंकि मैंने पहले दिन ही आपसे प्रॉमिस किया था, तो मैं तो अपनी प्रॉमिस को निभा रही हूँ आज तक। लेकिन आप तो भूल गए कि क्या प्रॉमिस, छोड़ो यार, क्या लेना, इतनी क्लास ले लिए बहुत है, कौन पढ़ेगा इतना कॉमन सब्जेक्ट के लिए। तो ठीक है, फिर जब आपका एग्ज़ाम होगा आप देखना कि 10 में से 4 नंबर यानी कि 40% लाना कितना मुश्किल है। उस टाइम फिर आपको लगेगा क्लास कर लेनी चाहिए। तो जब पहले ही पता है तो फिर आप क्यों पछताने वाला काम क्यों करोगे? आप क्लासेस लो, मैं उम्मीद करती हूँ आप क्लासेस लोगे गाइस। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।